बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज इमरान खान साहब का ये कहना है कि उनकी पार्टी के बहुत से जो रहनुमा हैं उन पे दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी पार्टी छोड़ दें, और जब कोई ये कहता है कि मैं पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हूँ तो उसके लिए जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, और उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खुल जा सम सम। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले तक जब इसी तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा जो हैं वो जब पार्टी छोड़ते थे या उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता था अदालतों की तरफ से, तो इमरान खान साहब बड़े फ़ख्र से ऐलान करते थे कि आज एक विकेट गिर गई, और फिर कहते थे आज दो गिर गई, और फिर कहते थे आज तीसरी विकेट भी गिर गई। तो आज इमरान खान साहब की पार्टी के साथ वही कुछ हो रहा है जो कल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा था। तो जो विकेट गिराने का जो एक इमरान खान की तरफ से ऐलान किया जाता था, उस ऐलान को आज के हालात से जोड़ के देखें तो जो क्रिकेट का मैच होता है उसमें दो टीमें होती हैं, हर टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। तो इमरान खान साहब जब विकेटें गिराने का ऐलान करते थे तो उनकी गिनती 5 या 6 पे जाकर ख़त्म हो गई थी। लेकिन यहाँ जो अब नया मैच शुरू हुआ है तो इसमें तो इमरान खान की जो टीम के खिलाड़ी अब तक जिनकी विकेटें गिर चुकी हैं वो 3 दर्जन से ज़्यादा हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद 5-6 दर्जन मज़ीद विकेटें गिरेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये मैच वैसा नहीं है जैसा कि पहले होता था कि इमरान खान साहब ने 5 या 6 विकेटें गिराई और उस पर वो जलसे किया करते थे। अब कहानी कुछ और है। फ़र्क क्या है पिछले मैच में और आज के मैच में? फ़र्क क्या है? क्या इमरान खान की जो बैटिंग लाइन है वो कमज़ोर है, या मुखालिफ टीम के जो बॉलर्स हैं वो गेंदें बड़ी ख़तरनाक करा रहे हैं? तो इस क्रिकेट के मैच को हम सियासत और आइन के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसे ही मेहमान मेरे पास मौजूद हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते लेकिन सियासत के खिलाड़ी हैं और आइन के भी खिलाड़ी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए दाखिला, और जनाब अज़हर सदीक़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। सबसे पहले तारड़ साहब ये बताइए कि क्या आज इमरान खान की पार्टी के साथ वही कुछ किया जा रहा है या करवाया जा रहा है जो 3-4 साल पहले आपकी पार्टी के साथ किया जा रहा था या करवाया जा रहा था? बहुत शुक्रिया मीर साहब। पाकिस्तान में सियासी वफादारियाँ तब्दील करने का या करवाने का सिलसिला कोई नया नहीं है। पिछली कई दहाइयाँ ऐसी कहानियों से भरी पड़ी हैं। जिस जमात का नाम तहरीक इंसाफ है, 2018 से पहले वो जनूबी पंजाब महाज हो, वो बाकी महाज हो जो बनाए गए, हमारी पार्टी को तोड़ने की जो कोशिश की गई उसके बावजूद हमारे लोग साबित कदम रहे। इस तरह नहीं टूटे थे, उसकी एक वजह है, और मैं लोगों को सलाम पेश करता हूँ। मैं आपके शो के तवसत से इन सब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने वो गद्दारी का टैग लगाना कबूल नहीं किया। वजह क्या है? ये सियासी वफादारी इसलिए तब्दील नहीं की जा रही कि किसी को फाइल दिखाई गई है, किसी को कोई और करतूत दिखाए गए हैं और प्रेशराइज किया गया है। यहाँ पे मामला रियासत पर हमले का है, एक ऐसी मकरू और कभी हरकत का है कि जो पाकिस्तान की तारीख में कभी दुश्मन ने भी ये जुर्रत नहीं की, और दुश्मन भी उस हदफ तक नहीं पहुँच सका जिस हदफ तक मुट्ठी भर टोलियों में लोग इन्होंने शर पसंद भिजवाए। अब ये लोग क्यों ये फैसला कर रहे हैं? कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस पे हमला, चागी के मॉडल को जला देना, फौजी तनसीबात, सिविल तनसीबात, ये सारे वाकया जब हो रहे थे तो पुलिस किधर थी? लाहौर के अंदर मेरा घर बिल्कुल कोर कमांडर हाउस के नज़दीक है। एक डीआईजी ऑपरेशन लाहौर की आंख ऑलमोस्ट ज़ाया हो गई, एसपी की गाड़ी जला दी गई, पुलिस खड़ी थी, पुलिस मार खा रही थी, पुलिस के पास लाठियां थी, इनके पास असला था, ये जो लोग अंदर आए। तो देखिए, पुलिस की कुर्बानी अपनी जगह मौजूद है, मगर ये सारे लोग जो आज तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, ये इन्होंने तहरीक इंसाफ इसलिए ज्वाइन नहीं की थी कि कल को आप कहेंगे कि पाकिस्तान की सालमियत पे हमला कर दो, क्योंकि एक शख्स, उसकी गिरफ्तारी 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में अमल में लाई गई है। आप मुहरकात तो देखें, आप वजह तो देखें कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। अच्छा, आप उस 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस का बड़ा जिक्र करते हैं, लेकिन उसी करप्शन केस के एक मरकजी किरदार को इसी हुकूमत में शामिल कुछ शख्सियात बचाने की कोशिश कर रही हैं, और अगर वो बच गया तो सारे बच जाएंगे। नहीं, मैं ये समझता हूँ आप की तरफ रेफर कर रहे हैं, मुझे तो कोई आर नहीं है ये कहने में कि इसमें मरकजी किरदार है। मगर नैब का केस किस पे बनता है? नैब का केस बनता है पब्लिक ऑफिस होल्डर पे जो सरकारी ओहदे पर रहा हो। मरकजी मुल्जिम वो होता है, बाकी शरीक मुल्जिमान होते हैं। और देखें, जो को फायदा पहुंचाया गया और ने 458 कनाल जमीन गिफ्ट की अलकादिर की, केपी में एक लॉ बनवा दिया, अल्लाह बख्शे सेठ वकार चीफ जस्टिस जो थे, वो लॉ उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया। लॉ ये था मीर साहब
कि आप हाउसिंग सोसाइटी का एनओसी बगैर जमीन के ले सकते हैं। जमीन कोई नहीं, आप जाएं एनओसी अप्लाई करें। वो सेठ वकार साहब ने कलदम करार दिया। तो देखें, इस हुकूमत में अगर कोई डाउट होता कि ये केस आगे नहीं चलाना और को प्रोटेक्शन देनी है, तो ये मामलात यहां तक ना पहुंचते और 9 मई से पहले और उसके बाद तमाम जमातें पीडीएम की इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती। इस केस के हवाले से क्लैरिटी है, ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, वरना फिर पाकिस्तान में कोई चोर कोई डाकू जो है वो फिर आप किसी को मत पूछें। अच्छा आदर सिद्दीक साहब, ये बताएं कि ये जो रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अडयाला जेल से रिहाई के फ़ौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो कहते हैं जी कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, हम तहरीक इंसाफ के ओहदों से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर रहे हैं। तो क्या ये वही टैक्टिक्स हैं जो पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, आज वही टैक्टिक्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं? पहले उनकी विकटें गिरती थीं, आज आपकी विकटें गिर रही हैं। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। नहीं, बहुत फ़र्क है इन चीज़ों में और उसमें। पहले आपको याद है कि नैब के केसेस इमरान खान ने नहीं बनाए थे, नैब के केसेस इनके अपने दौर के अंदर बने थे और आपको पता है उनमें रिहाई ज़्यादातर अभी देख लें उठाकर, जितनी तरामीम हुई हैं उन तरामीम को सामने रख कर इन्होंने जहाँ पार्लियामेंट का सहारा लिया, वहाँ नैब का अपना जो चेयरमैन है, जो पहले चेयरमैन लगा था, इस्तीफ़ा क्यों उसने दिया? जुडिशल कमीशन बैठा दें, पता चल जाएगा क्यों इस्तीफ़ा दिया। और ये साहब जो लगाए गए हैं, ये ख़ास किस वजह से लगाया गया? इनकी भी कोई वीडियो शीडियो उनके पास है जो पहले किसी दौर में जावेद इकबाल साहब के बारे में हुआ करती थी। तो मैं इत्तफाक नहीं करता इस बात से कि ये इस बात। और दूसरी जो बात है ना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस, ये मैंने चैलेंज कर दिया इसकी वायरीज को। अच्छा, सेक्शन 3 को भी, सेक्शन 16 को भी। 10 से आ चुका है, आपको पता है यूब के दौर का ये बना हुआ है। और अब आप पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है कि एक चलें कोई शरीफ आदमी है या किसी के बारे में केस तो नहीं, अगर केस हो तो फौजदारी केस हो ना, उसको रोकने के लिए डिटेन करना है तो घर में डिटेन करें ना भाई। आप क्या करते हैं, पहले जाके घर तोड़ते हैं और आपके पास मिसालें मौजूद हैं, कस्टोडियल टॉर्चर का कानून भी बन चुका है, फिर उसे जेल में ले जाते हैं। जेल में जाके जो सलूक हो रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एंड आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट। और फिर आपने देखा मिसालें मौजूद हैं, इस्लामाबाद पहले डिटेंशन ऑर्डर आ गया, जब वहां से रिहाई मिली तो पिंडी का आ गया, वहां से रिहाई मिली तो एक FIR आ गई, एक FIR से दूसरी FIR आ गई। ये फाशिज्म की घटिया तरीन मिसाल है तारीख में। ये याद रखिएगा, जिन सियासी जमातों ने ये सारा काम किया है, तारीख दोहराएगी कि हम याद करते थे जनरल ज़ियाउल का दौर, अब उन्हीं के परवरदा ने वो तारीख ज्यादा सख्ती से रकम कर दी है। अब कोई शक नहीं कि जमहूरियत। एक सवाल मैं करूंगा, आपने तारीख का जिक्र किया, आपने जनरल अयूब खान का और जनरल ज़ियाउल का जिक्र किया। ये बिल्कुल कि ये MPO का कानून है, ये 1960 में जनरल अयूब खान साहब लेके आए थे। सवाल मेरा अताउल्लाह तारड़ साहब आपसे ये है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सवाल है। पहले तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जनरल अयूब खान और जनरल ज़ियाउल के बेटे जो हैं वो आजकल तहरीक इंसाफ में, लेकिन MPO का जो कानून है इससे मिलता जुलता कानून सबसे पहले 1919 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान की असम्बली में आया था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी मुखालफत की थी। इसका नाम था रोलेट एक्ट। और ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये किताब है जिन्ना एज ए पार्लियामेंटेरियन। इसमें कायद-ए-आज़म की तकरीर है उस असम्बली कि उन्होंने कहा था कि आप बग़ैर मुकदमे के अगर किसी बंदे को गिरफ्तार करते हैं तो ये जो है कानून को मैं नहीं मानता। असम्बली ने जब ये कानून पास किया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया और कायद-ए-आज़म ने कहा कि जो हुकूमत ऐसे कवानीन मंजूर करती है वो ख़ुद को महज़ब कहलाने का हक़ नहीं रखती। जुडिशल इंक्वायरी के बगैर किसी भी शहरी की आज़ादी 1 मिनट के लिए भी नहीं छीनी जा सकती। उसके बाद एक ज़मीर नियाज़ी साहब हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी थे, उन्होंने एक किताब लिखी है प्रेस इन चेन्स। उसमें वो लिखते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट थे आगा शाही, जो बाद में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बने थे। वो एक फ़ाइल लेके गए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास और कहा जी कि ये ऑर्डिनेंस पे साइन कर दें। जब कायद-ए-आज़म ने वो ऑर्डिनेंस देखा तो वो ऑर्डिनेंस ये था कि बग़ैर मुकदमे और बग़ैर ट्रायल के पुलिस को गिरफ्तारी का इख्तियार दिया गया। कायद-ए-आज़म गुस्से में आ गए और कहा कि मैं तमाम ज़िंदगी ऐसे स्याह कवानीन के ख़िलाफ़ लड़ता रहा, आज तुम चाहते हो मैं इस कानून पे दस्तखत कर दूँ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। और ये किताब है जी स्टैनले वॉलपर्ट की, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। इसमें भी उन्होंने लिखा है कि जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली को बग़ैर मुकदमे के गिरफ्तार किया गया तो कायद-ए-आज़म ने इसको कहा था ये स्याह कानून है। तो आज MPO का कानून जो है, जिसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्याह कानून करार दिया, जो डिक्टेटर जो है वो पाकिस्तान में लेके आया,
उस कानून के तहत आपकी हुकूमत जो है वो सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार भी कर रही है, उनकी सियासी वफादारियाँ भी तब्दील कर रही है। जिनाह हाउस पे हमला इंतहाई काबिल मजम्मत है, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह की तालीमात को भूल जाना और उनकी खिलाफ वर्जी करना इससे बड़ा जुर्म नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो कवानीन है ये जुडिशल स्क्रूटनी से बाहर नहीं है। इनके कुछ लवाजमात हैं जो पूरे करने होते हैं। जो भी मजिस्ट्रेट है या जो भी डिप्टी कमिश्नर है, वो जब ये ऑर्डर MPO का इशू करता है, वो कानूनी लवाजमात पूरे करके किसी शक पे, किसी शुबे पे कि एक बंदा पाकिस्तान की स्टेट को दरकार है, रियासत को दरकार है, और ये भी खदशा है कि अगर वो अभी ना पकड़ा गया तो वो भाग जाएगा। बहुत सारे लोग हैं। मुराद सईद आज कहाँ पे है? हसान न्याजी, जिसने वो कोर कमांडर की पैंट को डंडे पे लटका के वहाँ पे तकरीर की थी, वो आज कहाँ पे है? ये शरपसंद जिनकी सहूलतकारी, अब ये जियो फेंसिंग, मैं आपको बताऊँ, ये सारी तहकीकात किसी को बेगुनाह या नाजायज़ इसमें नहीं पकड़ा गया इस कानून के तहत। ये फ़ोनों पे राब्ते, ये मनसूबा बंदियाँ कि खान साहब की गिरफ्तारी इधर हो और उधर ये बलवे हो जाएं पूरे पाकिस्तान में, सिविल वॉर हो जाए, एनार्की हो जाए। अब देखें, या रियासत बच सकती थी या ये लोग बच सकते थे। ये दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। और MPO के तहत जिन लोगों को पकड़ा गया है उन पे मुकदमा दहशतगर्दी के कायम किए गए हैं बाद में, बिकॉज एविडेंस आते आते टाइम लगता है, और जब तक एविडेंस आती है मुलजिम फरार हो गया होता है, वो किसी दूसरे मुल्क चला गया होता है। आखिरी चीज इन्होंने चेयरमैन नैब का जिक्र किया। जनरल नज़ीर भट्ट एक प्रोफेशनल सोल्जर, कॉम्पिटेंट आदमी, पिछला चेयरमैन नैब इनको सूट करता था क्योंकि उसने तैयबा गुल PM हाउस में कैद करके रखी हुई थी। ये अब उन पे इल्जामात लगा रहे हैं। अभी आर्टिस्ट स्कैंडल का उन्होंने नोटिस लिया है। तो मैं ये समझता हूँ एक ऐसे आदमी पे जिसका बिल्कुल बेदाग करियर है, उस पे ऐसे इल्जाम बिला वजह नहीं लगाने चाहिए। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, मेरा आपसे एक बिल्कुल कानूनी सा एक सवाल है कि आज इमरान खान साहब की तरफ से हामिद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर किया है। आर्टिकल 245 के तहत जो फ़ौज को बुलाया गया पंजाब में, KPK में और इस्लामाबाद में, उसको उन्होंने चैलेंज किया है। लेकिन उसका जो पेज 19 है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेज 19 पे इमरान खान साहब के वकील हामिद खान साहब ने कहा है, दी रिस्पोंडेंट्स इंटेंड टू क्रिएट रॉन्ग इम्प्रेशन अबाउट द आर्म फोर्सेज विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट ऑफ मरियम नवाज, who has found it in a great opportunity to take revenge for the removal of her father from power by the establishment। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत से निकाला और मरियम उसका बदला लेना चाह रही हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने 5-0 की जजमेंट से नाअहल करार दिया था। तो क्या आज इमरान खान साहब ने तस्लीम कर लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था नवाज शरीफ के खिलाफ, वो दरअसल इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लिखा गया? हामिद मीर साहब, मैं तो शायद इस बात से इतफाक नहीं करता, और जहाँ तक इंटरप्रिटेशन के हवाले से बात है, आपको पता है कि नवाज शरीफ जो है ना, ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती हैं, अकामा और पनामा के कंफ्यूज करने की कोशिश करती हैं। एक्चुअली इट्स अ मिस डेक्लेरेशन, आज भी मिस डेक्लेरेशन है, और आई ओ टू इट। मैंने तो सारा देखा है, वो सारे मैंने तो एक चीज़ पढ़ी है, 126 दिन की हेयरिंग में मैं साथ रहा हूँ, मैंने फिर 60 दिन की GIT भी देखी है, तो वो तो 100%। और आज भी आप बता दें, मनी ट्रेल है इनके पास, आज भी मनी ट्रेल नहीं है। और ये जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है ना, वो नहीं मानने वाली बात। आपने पहले एक सवाल किया था MPO के बारे में, वो जवाब नहीं दे सके। चलें, वो बहरहाल मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 10 नहीं है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और मैं हैरान हुआ हूँ, वो कहने लगे MPO का सहारा इसलिए ले रहे हैं, कोई दहशतगर्द भाग जाएंगे। आप अंदाजा लगा लें कि ये मैं नई इख्तरा सुन रहा हूँ, नई कानून साजी सुन रहा हूँ कि आपने आइंदा से MPO का पर्चा MPO में पहले डिटेन कर लेना है और फिर पर्चा देना है। और जहां तक बात है ना जियो फेंसिंग के हवाले से 9 मई के वाक़े की, उसकी पुरजोर मजम्मत है, और उसकी जुडिशल इंक्वायरी का भी डिमांड किया इमरान खान साहब ने, और इट्स अ वेरी जेन्युइन डिमांड। मैं उसकी निटिग्रिटी में नहीं जा सकता, लेकिन आपने एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया था कि जनाब वो पुलिस कहाँ गई, वो अपना, आपको पता है कुर्बान लाइन अगर माल रोड के ऊपर से गुजरे तो 1000 के करीब नीचे वो लोग मौजूद होते हैं। आखिर इन्होंने 25 जुलाई को लाहौर से जब निकल के जाना था लॉन्ग मार्च, वो निकल सका, टांगे तोड़ दी बंदों की। ये भी बंदे को साथ क्या जुल्म किया उस वक्त भी यानी वहां MPO को ऑर्डर आना चाहिए था। जो आपने कुर्बान लाइंस का जिक्र किया, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया कि कुर्बान अली खान साहब पंजाब के IG थे, जिनकी मौजूदगी में रावलपिंडी के लियाकत बाग में वज़ीर आज़म लियाकत अली खान कत्ल हो गए थे, और उसके बाद कुर्बान अली खान साहब जो हैं
वो बजाय कि उनका एहतसाब होता उनको प्रमोट करके आईजी पंजाब लगा दिया गया और काफ़ी अरसा था और उनके नाम पे कुर्बान लाइन भी बना दी गई। तो हमारी जो पुलिस है वो जो मर्जी करे, उसको कोई नहीं पूछता, ख्वाह प्राइम मिनिस्टर कत्ल ही हो जाए। मेरा अब आपसे सवाल ये है कि जो मैं सिर्फ एक बात कर दूं, जी जी, हामिद मिर्जा सिर्फ एक बात कर दूं। देखिए बात सिर्फ सिंपल सी है, अभी मैं तो चूंकि सारे हकायक देख रहा हूं ना, इमरान रियाज ने क्या कसूर किया था? लाहौर में पहले छापा मारा गया, कोई उसके पास डिटेंशन ऑर्डर नहीं था, फिर वही लोग फैसला सियालकोट गए, पकड़ने के बाद डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया। अभी अनम शेख को जो यहाँ सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनके डिटेंशन ऑर्डर, कभी ये होता है कि यानी आप डिटेंशन ऑर्डर आप सहाफ़ियों के अगेंस्ट जारी करना शुरू कर दें? समी इब्राहिम साहब को पकड़ लिया गया, यानी ये मजाक हो रहा है यहाँ पर, ये खुदा रहा। ये आप देखिए हामिद मीर साहब, मैंने पहले भी आपके कई बातों में मुझे इख्तलाफ रहा और मैं ओपनली आपके प्रोग्राम में एडमिट करता हूं मैं आज कि आपने जो आवाजें उठाई थी, आज एहसास हो रहा है, आज एहसास हो रहा है कि आप आवाज जो उठा रहे थे आजादी इज़हार राय के लिए, वो बिल्कुल ठीक आवाज उठा रहे थे। ये आवाजें इस तरह नहीं दबाई जा सकती सर। जी आप जरा जवाब लेने दें। जी देखिए, मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूं। ये एमपीओ का जो मर्जी कहते रहे अजहर सिद्दीक साहब, कसूर तो कुछ उस सेटअप का भी है जिन्होंने अजहर सिद्दीक साहब जैसे लोगों को उस वक्त प्रमोट किया, और देखें ना वो बिल्कुल क्लियर है कौन लोग थे। तो आज अगर इदारे के खिलाफ ये बैठ के बात करते हैं, इनको सोचना चाहिए ना। नहीं, उन्होंने इदारे के खिलाफ बात नहीं की। मतलब आज इमरान रियाज साहब की कैंपेन के आदिल राजा साहब का बाहर मुल्क से राब्ता नहीं है क्या? हैदर मेहदी जो कनाडा में बैठा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ वहां बैठ के साजिश करता है, ये पूरा एक नेक्सस नहीं है। तो देखिए ना, इस नेक्सस को भी आपको देखना चाहिए कि ये बारी बारी बात करें, बारी बारी करना। आपकी बारी नहीं बोला कि क्या नेक्सस था, ये नेक्सस कहां से चलाया जा रहा था, और एंटी स्टेट एक सेंटिमेंट को जो उभारा जा रहा था। अगर आपकी बात दुरुस्त मान ली जाए तो इमरान रियाज के खिलाफ अगर आप जो बात करें तो उसका सबूत मौजूद है ना, तो वो सबूत अदालत में पेश कर दें और उसको भी अदालत में पेश कर दें। गायब रखने का क्या मतलब? देखिए, उस पर मेरा ख्याल है बहुत जल्द कोई ना कोई चीज सामने आ जाएगी, और ये नहीं हो सकता कि वो अब समी इब्राहिम साहब के बारे में इस्लामाबाद पुलिस कहती है हमें तो पता ही नहीं कहाँ पे। इस्लामाबाद पुलिस के इल्म में नहीं, बट समी इब्राहिम साहब भी आ जाएंगे सामने, जहां भी होंगे आ जाएंगे। आपको पता है कहाँ पे? अच्छा, मैं सिर्फ एक बात का जवाब दे दूं। जी, मैं सिर्फ एक बात का जवाब दे दूं। जी हामिद मीर साहब, बड़ा दुख और अफसोस है इस हवाले से, बड़ी हैरानगी की बात है कि ये शायद भूल गए हैं नवाज शरीफ क्या ज़ुबान इस्तेमाल करता रहा है आर्मी चीफ के बारे में, DGISI के बारे में, ये हम सब कुछ देखा हुआ है, हमने सारा कुछ इसी टीवी की आंख ने देखा हुआ है। और मैं बात बताऊं, मैं आपको पता है कि जब इमरान खान के गवर्नमेंट में ना पीका में ऑर्डिनेंस डाला गया और सजा बढ़ाई गई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो कानून कलअदम करार दिया। जी, मैं गया था अपील फाइल की FIA ने, और वो कानून ऐसा था इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। भाईजान मैं गया था कोर्ट में, इस गवर्नमेंट ने वो वापस लिया। हाँ सर, मैं बता रहा हूं, मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं, ये हमें बताना चाह रहे हैं। और भाई कानून तो बना, अच्छा मैंने कानून आपके पास है। अच्छा, आपके साथ गुफ्तगू जारी है। एक सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अपनी अपनी बारी में बात करें। मैंने एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। अगर आपने तहरीक इंसाफ की रहनुमा मलिका बुखारी साहबा की गुफ्तगू सुनी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की, तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ थी जो मुझे समझ आई वो ये थी कि मई की गर्मी थी और जेल की सी क्लास थी और उसमें उनका अज़्म वलवला पिघल गया 15 दिन के अंदर अंदर। अब इसका कंपैरिजन तो होना चाहिए किसी वक्त बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़, यहाँ तक कि काफ लीग के जो MPA जो परवेज़ लाई साहब के साथ थे उनके साथ भी बहुत प्रेशराइज़ किया गया, उनके साथ भी बड़ा दबाव डाला गया, वो नहीं टूटे, काफ लीग वाले नहीं टूटे। और ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं ये पके हुए फल की तरह गिरते जा रहे हैं और मई की गर्मी जो है जेल में उसमें ये पिघल जाते हैं। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है, ताहत तारड़ साहब, कि मैं कमेटी बनाता हूँ और अगर कमेटी ये समझे कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा तो मैं भी पीछे हट जाता हूँ। सुने वो क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब। मैं ये कमेटी बनाता हूं, अगर इस कमेटी को ये बैठ के कह दें कि जी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपके पास कोई सोल्यूशन है, मैं फिर से कहता हूं कि इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूं, मैं पीछे हट जाता हूं। या दूसरी चीज, या इस कमेटी को यह कह दें कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने से पाकिस्तान को क्या फायदा है। मुझे ये बताएं कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाता है उसमें आपको क्या नुकसान है? देखिए, नुकसान सिर्फ ये है कि
इलेक्शन हमारी डिमांड क्या थी कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन हो। मैं कहता हूँ कि अक्टूबर में पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाता है। हमें कोई इस पे हर्ज नहीं है, और ये अक्टूबर की डेट जो दी थी हम इसके साथ है। मगर आज इमरान खान साहब ने एक और बड़ी संगीन हरकत की है। ये तो चले बयान ऐसे चलते रहते हैं, जो आपने सुप्रीम कोर्ट की पिटिशन पढ़ी है और आपने इधर ऊंची आवाज़ बुलंद भी उसको पढ़ के सुनाया है। उन्होंने आज इजाज़ुल एहसन साहब पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। इजाज़ुल एहसन साहब को उन्होंने कहा है कि ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उन्होंने नवाज शरीफ को निकाला। ये पढ़ लें इसको, लिखा हुआ है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में लिखा है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर रही हैं, रिवेंज ले रही हैं फॉर द रिमूवल ऑफ हिज फादर, लिखा है फ्रॉम पावर बाय इस्टेब्लिशमेंट। अब पनामा की जजमेंट में मेन जज इजाज़ुल एहसन थे, मॉनिटरिंग जज इजाज़ुल एहसन थे। पार्टी हेड से बंदयाल साहब के बेंच ने मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की आज जो पिटिशन दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें उन्होंने इजाज़ुल एहसन साहब को, बंदयाल साहब को और उस वक्त के फैज साहब को, ये तीनों को इसमें हदफ बना के इन पे नो कॉन्फिडेंस कर दिया है। मैं तो ये आज समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं आज के बाद हमारी पार्टी का कोई केस इजाज़ुल एहसन साहब के पास नहीं लगना चाहिए। ये तो देखे ना, हम तो ये बात करते थे मगर हमारे सियासी मुखालिफ के मुंह से ये बात निकल आए, और सिर्फ निकल ना आए, दस्तावेजी तौर पे पिटिशन दायर कर दी जाए, तो इसके बाद बाकी क्या रह गया पीछे। अच्छा, इस पे मैंने सवाल तो आपको कर दिया था आज़र सिद्दीक साहब पहले, लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये एक तरह से वाकई जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब पे एक चार्जशीट लगा दी है और लगाने वाले भी इमरान खान साहब हैं? हामिद मीर साहब, पिछले 5 साल में आप बयान सारे पढ़ लें, 5 जजेस के बारे में नवाज शरीफ क्या कहते रहे हैं। इनके 3 लोग तौहीन अदालत पे नाअहल हुए हैं। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये छोड़ दे रहा इमरान खान को फॉर द टाइम बीइंग। इनके अपने बयान उठाकर देख ले, ये एस्टैब्लिशमेंट में एक्यूज करते रहे हैं। तो इसका मतलब है आज ये मान रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने किया, यानी ताड़ साहब ने तो ये इकरार कर रही है ना इस बात का। लेकिन मैं दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले तो ये समझना है कि ये वो आपको याद होगा पिछले दिन ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया। मैं तो नहीं बात कर रहा ना, ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है पीटीआई पे पाबंदी लगाने पे गौर कर रहे हैं, पीटीआई पे पाबंदी लगाने पे गौर कर रहे हैं। अब नहीं, उससे पहले उन्होंने जो बात कही है कि मुल्क से बाहर नवाज शरीफ किसके कहने पे गए हैं। हाँ। हमें इन चीजों से आगे निकलना चाहिए। देखिए, मैं इस कंट्रोवर्सी में आई डोंट वांट टू इंडल्ज माई सेल्फ, और मैं नहीं चाहता कि ये जो हमने सियासी तरीकाकार अपनाया हुआ है एस्टैब्लिशमेंट को और इन चीजों को, कसूर तो हमारे सियासतदानों का। क्यों नहीं मानते ये लोग कि कमजोरियां तो इनकी हैं? कमजोरियां तो ये दिखाते हैं, हर दौर में दिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई ताले आजमा को फायदा ना ले सके, तो खड़ा होना पड़ेगा आपके सियासतदानों को। यही सियासतदान अगर 7 अप्रैल को खड़े हो जाते, असेंबलियां जब तहलील हो गई थी, इस मुल्क को आगे ले जा सकते थे। लेकिन नहीं, छोड़े इन बातों को। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता इन बातों में। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं कि इस वक्त मुझे आप हामिद मीर साहब ये बता दीजिएगा, इस वक्त क्या मुल्क है पाकिस्तान में आईन पाकिस्तान 1973 का निफाज है? इमरान खान एक जज के बारे में, ज़ेबा चौधरी के बारे में अल्फाज इस्तेमाल कर, दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज होता है और फिर तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग शुरू होती है। पीडीएम आती है पार्लियामेंट के सामने और क्या क्या जुबानें इस्तेमाल करती है। आपने कोई दहशतगर्दी का पर्चा देखा हो, आपने 144 का पर्चा देखा हो वायलेशन का, तो जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, लेकिन पार्लियामेंट के आर्टिकल 68 की धज्जियां किस तरह बगे। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि अब फौजी अदालतें बन गई हैं, और आज तो खबरें भी आ गई हैं कि फौजी अदालतों में किन किन लोगों के केस चलेंगे। नो फ्लाई लिस्ट भी आ गई है 600 अफराद की। लेकिन आज कौमी असम्बली में जमात इस्लामी के MNA मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब ने एक बात कही है। मैं चाहूँगा ज़रा तारड़ साहब उसको सुने और फिर उसका जवाब भी दें। सुने जी, चित्राली साहब ने क्या कहा है। मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाना जमात इस्लामी इसकी मुखालफत करती है। ये शहबाज शरीफ के गले में पड़ जाएगी। मुजरिम के बजाय उनके वालिद वालिदा, उनके बहन भाइयों, उनकी बीवी को तकलीफ देना शरअन हराम और नाजायज है। जनाब स्पीकर, ये कहाँ का इंसाफ है? मुजरिम मैं हूँ, मैंने गलती की है, मेरे वालिद साहब को क्यों उठाया जा रहा है? मेरी वालिदा को क्यों उठाया जा रहा है? मेरे बहन भाइयों को क्यों उठाया जा रहा है? अब अतौला तारड़ साहब, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि जिन लोगों ने 9 मई को कोई गलत काम किया है, आप उनको गिरफ्तार करें, लेकिन उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है। और कुछ लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, मसलन सलमान अहमद जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं और गुलकार भी हैं, वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनके भी रिश्तेदारों को पाकिस्तान में उठाया जा रहा है। तो ये क्या वाकई शरअन, अब आइन को तो छोड़ देना, शरअन हराम नहीं है?
मैं पहली बात तो ये क्लैरिफाई कर दूं कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो मतलब है, जो चिराली साहब ने बात की, उसमें 3 अपील्स हैं। पहली अपील चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है, दूसरी अपील हाई कोर्ट के पास है, तीसरी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो मिलिट्री कोर्ट्स में सिर्फ वो लोग, अभी आज कोई 16 लोग हैं जो बिल्कुल हीनस क्राइम्स में पाए गए थे, उनका ट्रायल हो रहा है। उसमें राइट टू फेयर ट्रायल गारंटीड है। और अभी अदर सिद्दीक साहब ने आर्टिकल 10 की बात की, उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन पे अप्लाई नहीं करेगा। आइन पढ़ लिया करें तो ये चीज़ें क्लियर हुआ करें। देखें, जहां तक बात है लोगों को उठाने की, ये तो फिर भी 9 मई के वाकयात हैं। हमारी कौमी यूनिटी को, हमारी एक एग्जिस्टेंस पे अटैक हुआ है। सियासी मुखालफत में सुबह फ़ोन खान साहब करते थे और शाम को फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात को जेल में बंद कर दिया जाता था। सुबह फ़ोन करते थे कि मरियम को वालिद के सामने गिरफ्तार करना और बताना कि नवाज शरीफ साहब के चेहरे के क्या तासुरात थे, और बंद कर दिया जाता था। काला कानून तो वो नैब का ऑर्डिनेंस था जिसके तहत कहा जाता था ख्वाजा आसिफ को ज़मीन पर सुलाओ। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस से जेलों को मॉनिटर करते थे कि शहबाज शरीफ को घर का खाना मत देना, बख्तरबंद में लेके आना ताकि झटके लगें। मैं खुदारा सियासी इंतकाम वो था। रियासत पे हमला हुआ है, पूछगछ के लिए घर वालों से ये तो पूछना जायज़ है ना कि आपका भाई बेटा है एक सवाल है कि चलें वो तो सियासी इंतकाम था, लेकिन आज तो पूरी पाकिस्तानी कौम से इंतकाम लिया जा रहा है। डॉलर 300 रुपये से भी ऊपर चला गया। ये पूरी कौम से इंतकाम नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम जो हालात छोड़ के गए थे, मोटरवेज बन रही थी, बिजली के कारखाने लग रहे थे, तरक्याती मंसूबे लग रहे थे पाकिस्तान में, सीपैक आ चुका था। 2018 की जो एक्सपेरिमेंट विच वेंट रॉन्ग और जो फेल हो गई, उसने 4 साल में जो तबाही मचाई है, कहीं पे फोकस क्या था? तो 2018 की जो एक्सपेरिमेंट का जो मास्टरमाइंड था जनरल बाजवा, वो आज देखा आपने कहाँ बैठा हुआ था? मैं देखें, वो एक आज शुदा की तकरीब थी, वो अपने फॉर्मर चीफ्स को बुलाते हैं, उनकी मर्जी है। मगर मैं जिसको बुलाया उनकी मर्जी, जिस मर्जी को बुलाया वो शुदा आपके लिए मगर मास्टरमाइंड जो जनरल फैज है वो तो यहाँ मौजूद नहीं थे, मुझे नहीं नजर जनरल। अच्छा, मास्टरमाइंड जनरल फैज है। इन्होंने तो फिर कहा ना अप्रैल में कहा कि मैं अपनी, हम न्यूट्रल हैं और हम अपनी गलती जो है वो तस्लीम करते हैं। सिद्दीक साहब, अच्छा, मैं असल प्रॉब्लम ये है ना, आईने पाकिस्तान आपको पता है उर्दू में दस्तयाब नहीं है, या फारसी में नहीं, हिंदी में, फारसी में नहीं दस्तियाब है, पंजाबी में भी नहीं ये है। जो 1960 का कानून है ना, हाँ, वो पंजाबी में भी नहीं है ना। प्रॉब्लम यही है हमारे यहाँ। वो आप पंजाबी में छपवा ले, आपको मदद देगा, बड़ा मजा आएगा आपको वरना फिर लॉरेंस रोड जहां आप पहले जाया करते थे, बर्दाश्त कर लिया करो थोड़ी सी यार, थोड़ी सी बेइज्जती बर्दाश्त करने की कोई नहीं है। जरा बेइज्जती वाली बात ही कोई नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र है आर्टिकल 10 में राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है। आप बता दें, मैं भी बता देता हूं आपको, जजमेंट पेश करता हूं। 5000 रुपए रोजाना जुर्माना हुआ है एक केस में लाहौर हाई कोर्ट में। जितनी डिटेंशन की है सारी अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर हो गई हैं, सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गई हैं। कोई एक प्रिवेंटिव डिटेंशन ये मेंटेन नहीं कर सके हैं। सवाल बातें ये कर रहे हैं, बड़ा मैं तो कभी हैरान होता हूं कि हाँ, ये बता रहे हैं। नहीं, अब जरा आगे सुन लेना, किसने हमला किया? इमरान खान के अगेंस्ट एक साल इनकी हुकूमत हो गई, ये भी बता दें। सुन लेना, अब सुन लें, हिम्मत से सुन लेना, बर्दाश्त करें ना। मैं बताता हूं, इन्होंने नैब के कितने केसेस बना लिए, कितने बंदे पकड़, बड़ा छोड़ डाला जी, करप्शन करके। वो अपना क्या निकला, वो क्या कहते हैं, तोशाखाना, वो जीरो हो गया। चल रहा है। ये सुने, अलकादर ट्रस्ट भी मैं बता दूं, जीरो केस आपका। अगर सुन लेना, आगे चलें। 1 साल में इन्होंने इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए क्या इंक्वायरियां कर ली, क्या इन्वेस्टिगेशन कर ली, बड़ी बातें की इन्होंने। आज डॉलर जहां तक गया है, कितने लोगों को इन्होंने अपना जेलों में डाल दिया। वो भाई मजाक मत करें, ये जुबानी कलामी बातें ना करें। अगर आप वाकई हैं, मैं चैलेंज करता हूं, आए करें इसकी इंक्वायरियां, बनाए जुडिशल कमीशन, पता लग जाएगा कौन कसूरवार है। आप तो अगर इमरान कसूरवार है, सजा दें उसको, लेकिन ये जुबानी बातें मत करें। डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन कि सिर्फ खाली रिटोरिक से बैठकर बातें आप करके कहते रहे कि जनाब ये हो गया, वो हो गया। वो भाई आए, 9 महीने कहां से जन्म लिया है? नैब की इंक्वायरी से जन्म लिया ना कि नैब में इमरान खान को पकड़ा, 9 महीने जन्म ले लिया। आ जाए जुडिशल कमीशन बना लेते हैं, मैं जरा जुडिशल कमीशन बना लेते हैं, बैठ करते हैं, हो जाएगा। जुडिशल कमीशन की बात हो रही है, जुडिशल छोड़ दें इस बातों को। जुडिशल कमीशन की बात हो रही है, तो जुडिशल कमीशन पे आ जाते हैं। तो एक जुडिशल कमीशन जो है वो ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी कर रहा है, लेकिन आज उस पर एक पिटीशन फाइल हुई है और वो केस लग गया कल। तो ये जो ऑडियो लीक्स पे जो इंक्वायरी हो रही है, इसके बारे में एतजाज एहसन साहब ने 3-4 दिन पहले हमें क्या बताया था, जरा सुने। जुडिशल कमीशन की तश्कील है, ये गैर आइनी है या गैर अखलाकी है? नहीं, गैर आइनी भी है। गैर आइनी भी है, गैर आइनी भी है। चीफ जस्टिस को लिखा जाता है कि आप कोई जज दें, उससे जुडिशल इंडिपेंडेंस रहती है।
अच्छा, तो अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस कमीशन को अनडू करने का इख्तियार रखते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, अब अता तरड़ साहब ये बताएं ना कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस को एतमाद में लिए बगैर उनसे नाम नहीं लिया, अपने तौर पे उन्होंने एक कमीशन तश्कील दिया, 2 हाई कोर्ट के और 1 सुप्रीम कोर्ट का जज कमीशन बना दिया, उसके ख़िलाफ़ एक अब पिटीशन फाइल हो गया है और वो केस एडमिट हो गया, उसकी हेयरिंग होगी। तो इसका मतलब है ये जो जुडिशल कमीशन जो बना है ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए, ये अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेगा? नहीं, ये तो इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बना है ना जी। कानून इस बात की इजाज़त देता है कि हुकूमत पाकिस्तान वो सर्विंग हो या रिटायर्ड जजेस हों, वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकती है किसी भी इंक्वायरी के लिए। इससे क्यों घबरा रहे हैं? अब ये कमीशन हराम हो गया है और 9 मई के वाकयात पे कमीशन हलाल हो गया, क्योंकि वो डिमांड ये है कि चीफ जस्टिस बनाए उसको। देखिए, मैं डिटेल में नहीं जाता, मगर फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पे किसने हमला किया पता करा लें। और वो पकड़ा क्यों नहीं गया अभी तक? क्योंकि वो दामाद हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, जो कोर्ट दिन रात MPO को स्ट्राइक डाउन कर रही है। तो ये बड़ी नहीं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी MPO को स्ट्राइक डाउन कर रही है, वहां पे तो किसी का दमाद नहीं ठीक है, मगर वहां पे स्टे ऑर्डर आज के नहीं, मुझे बात करने दें। आज के स्टे ऑर्डर नहीं चल रहे। साइफर केस में स्टे ऑर्डर, शौकत तरीन के केस में स्टे ऑर्डर, IMF सैबोटाज करने के डील के केस में स्टे ऑर्डर। वो कोर्ट इतनी रिलीफ उस कोर्ट ने दी है, फॉरेन फंडिंग के 3 पर्चों पे स्टे ऑर्डर है। अच्छा, देखिए ना, इस पे अगर सिद्दीक साहब ये बताएं कि इसमें किस तरह ये साबित किया जाएगा कि ये गैर आईनी है, और अगर जुडिशल कमीशन जो है उसको चीफ जस्टिस कहता है जी हम इसको अनडू करते हैं, 5 मेंबर बेंच कहता है जी अनडू करते हैं, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो कहेगा नहीं जी मुझे तो आपने जो हुकूमत पाकिस्तान ने लगाया तो मैं तो अपनी इंक्वायरी जारी रखूंगा, फिर क्या होगा? अच्छा, आपको याद होगा मॉडल टाउन का भी एक जुडिशल कमीशन बना था। उस जुडिशल कमीशन को कितना कमाल लिया उन्होंने, ये रिकॉर्ड की बात है। मैं आता हूं मैं आईनी पोजीशन की तरफ। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का आपको केस याद होगा, उसमें ऑडियो की वजह से, टेप करने की वजह से हुकूमत गई और वहां लिखा कि ये गैर कानून, गैर बिल्कुल ठीक गई है। ख्वाजा अहमद तारक रहीम का केस रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद। अब जरा समझिएगा इशू क्या है। अपना मोहतरम जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भिजवाया इंक्वायरी करने के लिए FBI को। FBI ने इंक्वायरी करके दे दिया और कोर्ट में आ गया कि किसी जज के बारे में अगर कोई काम आपने करना है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इज द ओनली फोरम। यार यहां क्या है, यहां पहले पार्लियामेंट के अंदर जजेस को मिलाइन किया गया, आर्टिकल 68 की वायलेशन की गई, सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या किया गया। और मैं तो समझता हूं कि इनमें इन तीनों जजेस को बैठना नहीं चाहिए था। अदलिया को तकसीम करने की इन्होंने साजिश की और वो कामयाब हो गई है। आर्टिकल 175 पढ़ लें, आर्टिकल 209 पढ़ लें, आर्टिकल 211। मैंने बाकायदा वजीर आजम को नोटिस दिया है कि भाई वापस लें, आपका इख्तियार ही नहीं है सारे डरते क्यों हैं इस बात से? भाई सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सा है। आपको याद होगा अरशद शरीफ वाला केस था, सॉरी वाला अरशद मलिक वाला, ऑडियो लीक्स आई। ऑडियो लीक्स पे ये सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल तय कर दिए कि ऐसी ऑडियो लीक्स होगी तो क्या करना है। वो 6 प्रिंसिपल तयशुदा हैं। आज है, मैंने लिखा है इनको, इन्होंने उसमें आज तक ना कोई फोरेंसिक करा सके, ना किसी कोर्ट में ले जा सके। बातें बड़ी करते रहे इस तरह, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया कॉन्फ्रेंस। अभी क्या है, अभी सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए। अभी मैं हैरान हो रहा हूं कि इन्होंने बैठकर जजेस के ऊपर इल्जाम ऐसे लगा रहे हैं, बड़ी हैरानगी होती है। इनका ताल्लुक जो अपना जजेस की फैमिली से रहा, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, मजाक बना लिया लोगों ने। अली अफजल सही नहीं गया ऐसा कि दफ्तर 2 पॉइंट। अब जवाब ले लें, मैं इसका जवाब ले लूं, इसका जवाब ले लूं। जब काजी फायज ईसा वाला कमीशन वो चल रहा था मामला FBR का अदालत में, तो उन्होंने जवाब लेने दें मुझे सर, जवाब लेने दें। चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर कहा कि ये ऑडियो लीक्स नहीं होने चाहिए, तो चीफ जस्टिस साहब ने हंस के कहा कि कोई बात नहीं, आगे चलें। ये मकाफाती अमल है। और आज जब उनकी सास जो है चीफ जस्टिस साहब की, वो इसमें बतौर एक गवाह के या मुलजिमा के उनसे पूछगछ करनी है, तो क्या सास का क्या कौन सा मुलजिम? सुन ले, उनका मुनीर साहब से रब्ता क्यों था? अच्छा। यानी अब देखे ना, अब जब वो पेश होंगी इस कमीशन के सामने, क्या अपनी ही सास की इंक्वायरी का इख्तियार चीफ जस्टिस साहब को दे दिया जाए? ये कहां का आइन कहता है, कहां का कानून कहता है? मुझे इसका क्या जवाब है अजहर सिद्दीक साहब? ट्राइब्यूनल की कमाल कर रहे हैं आप बैठ के एक्यूज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। किस कैपेसिटी में एक्यूज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आप? क्योंकि उनका मुनीर साहब से किस चक्कर में रब्ता है, क्यों रब्ता करती है मुनीर साहब से? समझ आ जाएगी आपको। सिर्फ एक इंक्वायरी करनी है, और अगर इतनी बात है, मुलजिम की बात है, तो मॉडल टाउन की इंक्वायरी के अंदर शहबाज शरीफ मुलजिम है, उसमें राणा सनाउल्लाह मुलजिम है। इन्होंने माल दिया आज मुलजिम उसको इंक्वायरी के बाद।
यार खुदारा यार, आप बैठकर अदलिया को तकसीम करने में कामयाब हो गए हैं, आप इदारों को मलाइन करने के लिए कामयाब हो गए हैं। पहले आप एस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तानी फौज को जिस तरह बदनाम करते रहे हैं, आज बैठ के आप अदलिया के पीछे पड़ गए हैं फॉर नो रीजन। बात करें कानून और आइन के हवाले से, अगर आपको आप करें, हमले आप करें, तो फिर जजों की फैमिली से आप राब्ते करें और कसूरवार आज भी हम हैं, तो फिर आपका पाकिस्तान और हमारा और है, आपकी दुनिया ही और है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, सबूत से बात किया आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक वकील मैंने बहुत किया है कि हालात ठीक रहे, लेकिन जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हालात हैं, वही हालात जो हैं वो कभी कभी टॉक शो में भी हो जाते हैं। तो जब सियासी हालात कंट्रोल में ना आए तो वहाँ पे तो हुकूमत कुछ ना कुछ करती है, प्रिवेंटिव मेयर, कोई आर्टिकल 245 के तहत किसी को बुला लेती है। तो हम तो ये नहीं कर सकते, हम या तो ब्रेक ले सकते हैं या फिर आपसे इजाज़त ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।